हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों को हर दिन एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो आज 5th डे है हमारा ऐलान जंग सीरीज का और हम ये स्टार्ट करते हैं आज का 5वां दिन का। तो हमारा एक क्वाट्स है, चलिए देख लेते हैं। मोटिवेशनल क्वाट है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तकलीफ बहुत ज़्यादा झेल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका सोच भी बहुत बड़ा है और आने वाले ज़िंदगी में आपका जो सक्सेस होगा वो भी बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तकलीफ़ें बड़ी कीजिए ताकि सक्सेस भी बहुत बड़ी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है जो कि 2010 से चलाई जा रही है और यहाँ पे एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस के साथ साथ उन सभी के टेस्ट सीरीज भी चलाए जाते हैं। यह जो सक्सेस कोचिंग सेंटर है अब रांची के साथ साथ मांडर और बेडो में भी चलाई जाती है और इन तीनों ब्रांच में आर्मी की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करवाई जाती है। और एसएससी जीडी का कल ऑफलाइन में एक बैच स्टार्ट होने वाला है, कल इवनिंग में 3 बजे से। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी ये थर्ड आई ऑफ सक्सेस है यूट्यूब चैनल हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गणित यानी मैथ्स का 20 क्वेश्चन। मैथ्स का कितना 20 क्वेश्चंस। मैथ्स का 20 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैथ्स के 20 क्वेश्चंस हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप तरीका सीखोगे कि कैसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। काफी लेंदी भी क्वेश्चंस हैं, काफी इजी भी है और मॉडरेट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक छात्र ने एक अंकों को 5/3 की जगह 3/5 से गुना किया। 5/3 की जगह 3/5 से गुना किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो आपको गुना करना था 5/3 से, लेकिन आपने गुना कर दिया कितना से? 3/5 से। तो त्रुटि कितना है? त्रुटि कितना है? तो मैं बोलूंगा कि 3/5 से गुना कर दिए और गुना करना था आपको 5 बटा कितना से? 3 से। 5/3 से तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी 16/25। 16/25 का डिफरेंस आएगा। 16/25 का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। लेकिन 16/25 का डिफरेंस किस में आएगा? तो इस 5/3 पे आएगा। तो 16/25 का डिफरेंस इस 5/3 पे, 5/3 पे, यानी 16/25 गुना 3/5। 3 बटा कितना? 5। 3/5 यानी ये हो गया, एक सेकेंड, और सॉरी 5/3। एक छात्र ने एक अंकों को 5/3 की जगह 3/5 से गुना किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो 5/3 3/5, तो ये हो जाएगा 25, 3 तिया 9, ये 15 है। सॉरी, ये कितना है? 15। ये आ रहा है कितना? 16/15। सॉरी, तो 16 कितना? 15। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी ये हो गया 16/25। 16 कितना? 25। और 16/25 का मतलब हुआ 1/25। 1/25 का मतलब होता है 4%। 4%, तो ये हो जाएगा 16 गुना 4, यानी 16 चौके कितना? 64%। 64%, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी 64 कहाँ पे? का नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये एक बार ग्राफ पे बेस्ड है। चलिए देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित धन आरेख वर्ष 2019 और 2020 में मोबाइल के विभिन्न मॉडलों के उत्पादन को दर्शाता है। कुल उत्पादन 2019 के दौरान 40 लाख और 2020 के दौरान कितना? 65 लाख है। मतलब 2020 में 65 लाख हो रहा है और 2019 में 40 लाख हो रहा है। तो क्वेश्चन है 2020 में मॉडल ए मोबाइल और 2019 में मॉडल ई मोबाइल का कुल उत्पादन क्या है? कुल उत्पादन कितना है? तो 2020 में ए का 2020 में टोटल उत्पादन कितना है? 65 लाख का। 65 लाख का। और 2020 में ए का कितना है? 40%, यानी 65 का कितना? 40% प्लस 65 लाख है। ये 65 क्या है? लाख है।
2019 में मॉडल ई 2019 का टोटल 40 लाख है, 40 लाख है, यानी 40 लाख। और ई मोबाइल कहाँ पे है? ई मोबाइल का, और ये है 2019 का 15%। कितना परसेंट? 15%। अगर हम परसेंट को लाएं, परसेंट को अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा कितना? परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट यहां से हट जाएगा, परसेंट यहां से भी हट जाएगा, तो ये था 15, यहाँ आ जाएगा कितना? 100। कितना? 100। तो ये हो गया 1 0, यहाँ कटेगा तो 1 0, ये भी 1 0, ये भी। और अगर मैं यहाँ पे काटूं तो 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 24 और 2 कितना? 26, यानी 260 प्लस यहाँ पे 15 चौके कितना? 60, 15 चौके 60 डिवाइडेड बाय कितना? 10, यानी 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 और 6 कितना? 32, यानी 32 कितना? लाख। 32 लाख कहने का मतलब है खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन जो है वो है मिक्सचर पे बेस्ड है, यानी मिक्सचर पे बेस्ड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक घोल में अम्ल और क्षार का मिश्रण 17:3 के अनुपात में है, 17:3 के अनुपात में है। मिश्रण का कितना भाग और क्षार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? मिश्रण का कितना भाग क्षार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि घोल के परिणामी मिश्रण में अम्ल और क्षार का अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। तो देखिए, पहले जो मिश्रण था वो था 17:3 पे, 17:3 पे। मैंने यहां से कुछ मिक्सचर निकाल लिया, एक्स मिक्सचर निकाल लिया, मान लीजिए एक्स मिक्सचर निकाल लिया। एक्स मिक्सचर निकालने के बाद ये किसका है? अम्ल का, ये अम्ल का है, और ये क्षार का। अब क्या करना है कि आपको इसको क्षार से प्रतिस्थापित करना है, यानी जितना मिक्सचर आप निकाले हो उतना आपको क्षार डालना है। कितना डालना है? क्षार डालना है। तो क्षार डालना है, जिसकी वजह से रेशियो कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। 1 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो एक बात बताइए, हम बोले कि जब आप मिश्रण निकालोगे तो मिश्रण निकालने से अम्ल और क्षार का रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी x जब निकाल भी दोगे तो अभी भी रेशियो 17:3 ही रहेगा। 17 क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। अब एक बात बताइए, अगर पहले ये 17:3 था और ऐड हमको करना है, हमको x, ऐड क्या करना है? x, यानी क्षार ऐड करना है, तो जल्दी बताइए क्या इसमें अम्ल की मात्रा सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप बोलोगे अम्ल सेम होनी चाहिए। अगर अम्ल सेम होनी चाहिए तो आप इसको 17 से गुना कर दो और इसको भी कितना गुना कर दो? 1700, यानी ये हो गया मिलकर 17, और ये भी कितना हो गया? 17, यानी पहले 3, ये 17 था पहले अम्ल, अभी भी 17 है। क्यों? क्योंकि अम्ल में हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए, अम्ल जितना था उतना ही होना चाहिए। तो अम्ल पहले 17 था, अभी भी 17 है। ये 3 था, ये कितना हो गया? 17। तो हम बोले हमारे हिसाब से x ऐड किया गया था, और उस x का मान कितना है? 14, यानी x का मान कितना है? 14, यानी x का मान हो जाएगा 14। अगर हम पूछें कि शुरुआत में मिश्रण कितना होगा, तो ये देखिए शुरुआत में ये 17 था, तो ये भी 17 ही रहा होगा। तो हम बोले स्टार्टिंग में टोटल जो मिक्सचर है वो होगा 34। कितना? 34। स्टार्टिंग में टोटल जो मिक्सचर है वो कितना होगा? 34 होगा, यानी देख लीजिए यहाँ पे भी देख सकते हैं 17 3 20, 20 और 10 30 और 4 कितना? 34। तो टोटल मिक्सचर शुरुआत में कितना होगा? 34, जिसमें से हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे, यानी प्रतिस्थापित कितना किए थे? 14। कितना? 14। तो हम बोले 14 को प्रतिस्थापित किए थे कितना पे? 34 पे, यानी ये हो जाएगा 7/17, 7/17, यानी 7/17 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 7/17 का है खा नंबर पे, तो खा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर ये समझ में आ गया तो चलते अगले क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आता है आपको तो क्या कीजिएगा कि एक बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं अगला बार इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बेसिक से। अगला है, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी का 3 गुना तय करने में लिए गए समय के 4/7 के बराबर है। अच्छा, धारा की गति 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कुल कितने घंटे लगेंगे?
नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर प्रति, नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन मिस लगता है, छूटा हुआ है। नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कुल कितने घंटे लगेंगे, ये नहीं था, और भी कुछ ऐड था इसमें, क्या, चलिए देख लेते हैं। इसमें शायद 42 किलोमीटर प्रतिकूल था और उसके अनुकूल भी कुछ था, लेकिन क्या था देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा। तो ये हो गया एक नाव द्वारा, तो हम बोले एक ले लेते हैं अपवर्ड स्ट्रीम, एक लेते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम। सुनिएगा, U फॉर अपवर्ड स्ट्रीम, D फॉर डाउनवर्ड स्ट्रीम। अपवर्ड का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, और D का मतलब होता है डाउनवर्ड यानी धारा के अनुकूल दिशा में। धारा के क्या, अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में। तो यहाँ पे है कि एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी का 3 गुना तय करने में, यानी अगर हम बात करें डिस्टेंस का, तो अपवर्ड में अगर 1 चलता है तो डाउनवर्ड में कितना चलेगा, 3। डाउनवर्ड में कितना, 3 करने में लिए गए समय के 4/7 के बराबर है। अगर टाइम का रेशियो लिया जाए टाइम का, तो ये 4 अनुपात कितना है, 7 है। 4 अनुपात कितना है, 7 है। यानी अपवर्ड 1 किलोमीटर जाने में 4, मतलब 1 यूनिट चलने में 4 समय लगेगा, तो 3 चलने में इसका, डाउनवर्ड 3 चलने में कितना लगेगा, 7 लगेगा। 3 चलने में 7 लगेगा। तो धारा की गति 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी x बराबर आपको दिया, y हम लेते हैं हमेशा धारा के लिए, तो y बराबर दिया हुआ है, यानी धारा का स्पीड दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। 7.5 किलोमीटर प्रति आवर, 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो एक बात बताइए, यहाँ देखिए, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे स्पीड निकलेगा। क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। तो एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं स्पीड बताइए क्या होगा, स्पीड बताइए क्या होगा अपवर्ड का, तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 7। 3 बटा कितना हो जाएगा, 7। 3/7, यानी स्पीड जो है ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 4 तिया कितना, 12। 4 तिया 12, यानी अपवर्ड में इसका स्पीड होगा 7 यूनिट, तो डाउनवर्ड में इसका स्पीड कितना होगा, 12 यूनिट। अब हम जानते हैं अगर अपवर्ड स्पीड 7 है और डाउनवर्ड स्पीड 12 है, तो अगर हम बोले x का वैल्यू बताइए, तो हम क्या करते हैं, दोनों, y का वैल्यू दिया हो तो y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू निकालना है तो 12 में से 7 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5। और इस 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2.5 क्या यूनिट, 2.5 यूनिट, ये y निकल रहा है, y हो जाएगा 2.5 यूनिट, और 2.5 यूनिट का मान दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 का मान हो जाएगा 3। 1 का मान कितना हो जाएगा, 3। अगर 1 का मान 3 है तो अपवर्ड स्पीड कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, और डाउनवर्ड स्पीड हो जाएगा कितना, 12 तिया 36। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छूटा हुआ है, मैंने कहा था। तो यहां पे है नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में। तो एक बात बताइए, अपवर्ड जो स्पीड है वो है 21 किलोमीटर पर आवर, और डाउनवर्ड स्पीड है 36 किलोमीटर क्या पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 42 किलोमीटर जाने में 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में छूटा हुआ है, अब वो छूटा हुआ ये है कि यहाँ पे नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कुल कितने घंटे लगेंगे, नहीं, नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने और आने में था शायद कितना था, आने में, रुक जाइए बता देते हैं, आने में कुछ था 56, अगर था 56, एक सेकेंड, 36, 1.5, 5, 45, 1/4 25, 45 और 9, 54, यानी यहाँ पे मिस प्रिंट है। यहाँ पे है नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 54 किलोमीटर आने में, 54 किलोमीटर जाने में लगा समय है, समय क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है,
नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 54 किलोमीटर जाने में लगा कुल समय, लगा क्या, कुल समय क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो ये 21 दूना 42 2 किलोमीटर और 54 का अगर निकालेंगे स्पीड कितना था 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 9 छक 54 हो जाएगा, 9 चौके 36 यानी 3/2 और 3/2 का मतलब 1.5 आवर, 1.5 आवर, तो ये 2 आवर प्लस 1.5 आवर, तो ये हो जाएगा कितना 3.5 आवर, 3.5 क्या आवर, 3.5 आवर कहने का मतलब है खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे कुछ छूट गया है, छूट क्या गया है, डाउनवर्ड स्ट्रीम वाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और मैंने जब चेक किया था तो वो क्वेश्चन था, बट क्या कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को इतना रुपए में बेचा गया, यदि 12.5% की छूट दी जाती है तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो 15% की छूट के देने के बाद वस्तु को इतना रुपए में बेचा गया, तो हम बोले 15% का छूट देने के बाद, तो यानी 1190 15% का छूट, 15% का मतलब हो गया 17/20, अगर हम छूट ना दे तो ये हो जाएगा 20/17, 20/17। अब क्या होता है 12.5% का छूट, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8 का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 7/8, 7/8। तो हम बोले 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 एकम 2, 35 दूना कितना 70, तो ये हो जाएगा 35 गुना 35, 35 इंटू 35, तो 25 हो गया और 3 चौके कितना 12, यानी 1225 घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपया और उसका मासिक खर्च 10,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय में 12% और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये है, हम बोले कि इनकम बराबर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या, सेविंग, यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। तो एक आदमी का आय था 12,000, कितना था 12,000, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च था 10,000, तो आप बताइए सेविंग कितना किया होगा, तो आप बोलोगे सेविंग किया होगा 2,000 का, कितना का 2,000 का। अगर हम 0 काटे 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छक 12, तो ये रेशियो आ जाएगा इनकम का, एक्सपेंडिचर का और किसका, सेविंग का। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया 6:5:1, यानी 5 का अगर खर्च करता है तो 1 बचाएगा, तो टोटल इनकम कितना होना चाहिए 6। उसकी आय में 12% की वृद्धि, अगर 12% की वृद्धि हो रही है इनकम में 12% की वृद्धि हो रही है, उसके व्यय में 5% की वृद्धि, उसके व्यय में 5% की वृद्धि हो रही है, तो पूछा है सेविंग में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी इंसान का इनकम में 12% का वृद्धि होता है तो वो अपना खर्च भी 12% बढ़ा सकता है और वह अपना सेविंग भी 12% बढ़ा सकता है, 12% बढ़ा सकता है। तो ऑटोमेटिकली सेविंग तो 12% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सेविंग 12% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसको बढ़ाना था, खर्च को 12% बढ़ाना था, लेकिन 5% बढ़ाया, तो इसका जो 7% है, जिसका जो 7% है, इसका जो 7% है, कितना आदमी का, 5 आदमी का 7%, 5 आदमी का किसके पास चला जाएगा, सेविंग के पास, यानी 7 बचे कितना 35% चला जाएगा, और ये बटेगा कितना लोगों में, 1 लोगों में, तो 5 2 7 और 3 2 कितना 4, यानी 45, यानी 45%, 5 2 7 सॉरी 1 लोगों में बटेगा, तो ये हो गया 5 2 7 और 3 4 कितना 7, यानी 47%। 47% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी गा नंबर इसका सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले नंबर पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः, एक और काम कर सकते हैं आप लोग कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ट्राई करना कि हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और अगर सॉल्यूशन कर पाते हैं और तो आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या जो मैं आंसर बता रहा हूं उस आंसर से आपका मैच हो पा रहा है, क्या आपका जो तरीका है मेरे तरीका से कितना अलग है, तो ये सब आप देख सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और x घंटे में भर सकते हैं। ओके, पाइप ए और पाइप बी एक 10 घंटा में और x घंटा में भर सकता है। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और x घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी खाली करने वाला है जो कि 15 घंटा में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटे के लिए खोला जाता है, तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक 60% भर सकता है। टैंक कितना परसेंट भर सकता है? 60% भर सकता है। 60% भर सकता है, 60% भर सकता है 8 घंटे के लिए। यानी ए प्लस बी प्लस सी को 8 घंटे के लिए खोला जा रहा है, 8 घंटे के लिए खोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, समझिएगा। तो हम बोले कि 60% भरने में 8 घंटा, ए बी सी जो है, ए बी सी 60% पूरा काम का 60% भरने में कितना घंटा लगाता है? 60% भरने में 8 घंटा लगाता है, 8 घंटा लगाता है। बात को समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि 10 × 15 ये हो जाएगा कितना? 15 150, कितना? 150। अगर 150 का 60% निकाला जाए तो 15 × 6 = 90। ए बी सी 8 से तो नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो मैं इसको मान ले रहा हूं, कुछ बड़ा मान ले रहा हूं, नंबर मान लेते कितना? चलिए, मैं मान लिया कि टोटल काम 600 है। टोटल काम कितना है? 600 है। टोटल काम 600 है। टोटल काम कितना है? 600। आप कुछ भी मान सकते हो इसका कोई फैक्टर, या 300 भी मान सकते हो, फ्रैक्शन में आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो 10 दिन में काम करता है, 600 काम है, तो टाइम एफिशिएंसी कितना होगा? 60 होगा। उसी तरह ये 15 खाली करता है, तो ये 15 अगर खाली करता है, 15 चौके 60, यानी 40 एफिशिएंसी से खाली करेगा। 40 एफिशिएंसी से क्या करेगा? खाली करेगा। बात को समझिएगा। 40 एफिशिएंसी के साथ ये खाली करेगा सी, 40 एफिशिएंसी के साथ खाली करेगा। एक बात बताइए, 8 घंटा में 60% भरता है। ये तीनों मिलकर यहां पर में लिख देते हैं। 60% भरने में 8 घंटा लगता है। 60% भरने में 8 घंटा लगता है। तो 100% भरने में कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 8 × 60 बटा कितना? 8 × 100 बटा कितना? 60। यानी 1 0 1 0, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौके 8, यानी कितना? 40/3 घंटा। 40/3 घंटा, यानी तीनों को मिलकर 40/3 घंटा में 40/3 घंटा में ये आवर समय है 40/3 घंटा में पूरा टैंक भर सकता है, पूरा टैंक भरा जा सकता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि अगर हम पूछे इन तीनों का मिलकर एफिशिएंसी कितना होगा, तो 1 1 15 तिया 45, यानी 45 प्लस में होगा, 45 प्लस में होगा। तो अब सब सोचिए कि ए बी और सी मिलकर 45 एफिशिएंसी है। ए बी और सी मिलकर एफिशिएंसी कितना है? 45 का। और ए का अकेले एफिशिएंसी कितना है? 60 है। और सी का अकेले एफिशिएंसी -40 है। तो बचा कितना? 20। कितना बचा? 20। तो बताइए बी का एफिशिएंसी कितना होगा कि 45 बन जाए? तो आप बोलोगे कि बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 25। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 25। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 25। बी का एफिशिएंसी हो जाएगा कितना? 25। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 25। आगे है 60% भर सकता है। कितने घंटे में पाइप बी और सी एक साथ टैंक के 2/5वें भाग को खाली कर सकता है? तो कितने घंटे में पाइप बी और सी एक साथ टैंक के 2/5वें भाग को खाली कर सकता है? यानी 600 का 2/5 निकालेंगे तो 12 50 12 दूना 24, यानी 240। अब एक बात बताइए, बी का प्लस में 25 है एफिशिएंसी और सी का माइनस में 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 15, यानी 15 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। 15 के एफिशिएंसी से क्या करेगा? खाली करेगा। तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 5 4 9, 15 6 90, यानी 16 घंटा में वह पूरा टैंक का 2/5 को क्या कर देगा? खाली कर देगा। यानी खान नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में क्या कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको फंसा देंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 10% की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए k रुपए का निवेश करता है। एक व्यक्ति 10% की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए k रुपए का निवेश करता है। व्यक्ति को मिलने वाली कुल धनराशि 5:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ओके, फिर वह पहले भाग को 2 वर्षों के लिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर और दूसरा भाग को 30% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए पुनः निवेश करता है। यदि व्यक्ति द्वारा दोनों भागों से कुल अर्जित ब्याज 9280 रुपया है,
तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान कितना होगा, k का मान कितना होगा। तो यहां देखिए उस पैसे को जो कि k रुपए का निवेश किया गया था 10% पे 2 वर्ष के लिए, उसको बांटा गया 5:4 पे। पहले भाग को 2 वर्ष के लिए 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 5 वाला को 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज पर, और दूसरे भाग को 30% साधारण ब्याज दर पे, 30% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए पुनः निवेश करता है। तो सबसे पहले बताइए 20%, इस 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, तो 20/25 यानी 6 कितना होगा 5, 6/5 होगा। तो एक बात बताइए 2 साल के लिए है तो यानी 6/5 आएगा। तो अगर मैं बोलूं इस रेशियो को 5 से गुना कर दीजिए, किससे गुना कर दीजिए 5 से, और 5 से, तो यहां भी 5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी ये हो गया अब 25 और ये हो गया अब कितना 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 20। अब क्या हुआ कि 25 ये है और ये 20 है। तो अगर मैं पूछूं इससे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इस 25 से टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बोल सकते हो 25 का 6 या एक्स में भी ले सकते हो, यूनिट में भी लिख सकते हो, जैसा लेना चाहो। चलो यूनिट में ले लेते हैं। तो आप बोलोगे 25 का 6/5 गुना 6/5, 6/5 गुना 6/5, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 6 36, 36 रुपये अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 36। तो बताइए तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 25 हो गया 5 और 5 6 कितना 11, यानी 25 से 36 हो गया, 25 से 36 हो गया तो 11 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया किस पे, इस 25 पे। अगर 20 वाला का निकाला जाए, 20 वाला का, तो 30% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, यानी 30 या 90, यानी 20 का 90%, यानी 90 बटा कितना 100, यानी 1 यानी 9 दूनी कितना 18। इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 18, इंटरेस्ट कितना मिल गया 18। अब ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट मिलाकर 9280 मिल रहा है, यानी 11 और 18 29 और 10 कितना 39। इस 39 का मान दिया हुआ है 9280, 39 का मान 9280, एक का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 39 हो जाएगा, 29 होगा, 29। अगर 29 हो गया तो हम बोले 3 तिया 9, 3 बार में चला जाएगा, तो 3 तिया 9, तो 30 तिया 90, 90 में से 3 गया तो कितना 87, मतलब कि 3 2 5 यानी 58, 29 दूना कितना 58, यानी 32 हो गया, और ये 1 0, यानी एक का मान 320 है। एक का मान कितना है 320 है। अगर एक का मान 320 है, तो के का मान कितना होगा, के का मान कितना होगा, उस के का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, अगर एक का मान 320 है, तो 25 और 20 कितना हो गया टोटल 45, तो ये हो जाएगा 45 गुना कितना 320, 45 गुना 320, 45 गुना 320। अब ये जो के है, वो के जो है इस 10% की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए के रुपए का निवेश करता है, तो उस पैसा को व्यक्ति को मिलने वाले कुल धनराशि को 5 में बांटा जाता है, यानी ये अमाउंट होगा। ये क्या होगा अमाउंट। तो एक बात बताइए, साधारण ब्याज है तो 10 दूना कितना 20%, यानी 20% का इंटरेस्ट मिला होगा, तो अमाउंट बनाने के लिए क्या 120% अमाउंट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 120% का मान दिया हुआ है 45 गुना 320, 45 गुना 320। अगर 45 गुना 320 है, 45 गुना 320 है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, और 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45। अगर हम बोले कि 4 से काटे, 4 कम 4 और 4 ठीक कितना 32, अब 15 8 120, ये एक का मान 120 है, तो 100% का मान हो जाएगा 120 और 2 0 और लगा देंगे, यानी 12,000, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, लेकिन आप देख सकते हो, अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को फिर से वापस रिटर्न करके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आप देख सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आज का कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में आए तो आप क्या करना, वैसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना जो आप आराम से बना सकते हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो आप पहले उस क्वेश्चंस को बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16 मीटर और 9 मीटर लंबाई वाले 2 स्तंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि एक दूसरे के तल से उनके संबंधित शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीटर में x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। यानी कुछ ऐसा फिगर है आपके पास, कुछ ऐसा फिगर है, ये वाला दिया हुआ है 16 और ये दिया हुआ है 9, इनके बीच का पूछा है ये दूरी कितना होगा।
एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और यहाँ पे लिख दिया जाए कि एंगल जो है पूरक है, क्या है, पूरक है, तो इस x का मान हो जाता है √16 गुना 9, 16 गुना 9 यानी x बराबर 4 गुना 3 बराबर कितना, 12। कितना हो जाता है, 12। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 12, यानी गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको और भी अच्छे तरीका से बना के बता देता हूं कि अगर मैं बोलूं कि ये अगर थीटा होगा तो आप बताओ क्या ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि पूरक कोण कहने का मतलब है कि दो कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये थीटा में से 90 माइनस थीटा ऐड करेंगे तो 90 होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये पूरक कोण। अब अगर हम इसमें 90 माइनस थीटा में अगर हम बोलें कि 10 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे 16 बटा क्या होगा, x। और 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कोट थीटा, यानी कोट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 16 बटा x। इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन। तो कोट थीटा इक्वल टू 16 बटा 9। अगर मैं इसमें लगाऊं टेन थीटा का वैल्यू इसमें लगाऊं तो आप बोलोगे कि फिर से टेन थीटा बराबर हो जाएगा 9 बटा कितना, x। टेन थीटा बराबर 9 बटा x। अगर इसको मैं कोट थीटा में कन्वर्ट कर दूं तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, x बटा 9। अब इसको कंपेयर कर दिया जाए तो कोट थीटा है, यानी x बाय 9 बराबर हो जाएगा कितना, 16 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुना क्या, 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 12। सेम का सेम क्वेश्चन यही वाला आ रहा है, यानी 12 बिल्कुल सही उत्तर है, मतलब 9 का 12 सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, 10 है, रोहित के विवाह के समय अनिल, शीला और रोहित की औसत आयु 46 वर्ष थी। यदि रोहित निशा के साथ विवाह करता है और 2 वर्षों के बाद वे माता पिता बन जाते हैं और उनके विवाह के 5 वर्षों के बाद सभी 5 सदस्यों की औसत आयु 37.8 वर्ष हो जाती है, तो विवाह के समय निशा की आयु ज्ञात कीजिए। विवाह के समय निशा की आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, रोहित के विवाह के समय अनिल, शीला और रोहित की औसत आयु 46 वर्ष है, यानी अनिल, शीला और रोहित, अनिल, शीला और रोहित की औसत आयु कितना है, 46 वर्ष है, 46 वर्ष। यदि रोहित निशा के साथ शादी करता है, यानी रोहित और निशा का शादी हो गया, रोहित और निशा का क्या हो गया, शादी हो गया, निशा का विवाह हो गया और 2 वर्षों के बाद वे माता पिता बन जाते हैं, यानी एक बच्चा हुआ, एक बेबी हुआ 2 साल बाद 2 वर्षों के बाद वे माता पिता बन जाते हैं और उनके विवाह के 5 वर्षों के बाद सभी 5 सदस्यों का औसत आयु कितना है, 37.8 है, 37.8 है। तो जल्दी बताइए, 5 साल बाद का 37.8 है और 2 साल बाद बच्चा हुआ, इस बेबी का एज 3 साल का होगा कि नहीं होगा, 3 साल का होगा, बिल्कुल होगा 3 साल का। तो अब एक बात बताइए, अगर 5 साल बाद उन पांचों लोगों का एवरेज 37.8 है, 37 क्या है, 8 है। 5 साल बाद पांचों लोगों का एवरेज 37.8 है। तो एक बात बताइए, ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा, यानी टोटल 15 साल बढ़ गया। अब एक बात बताइए, एवरेज हो जाता है 37.8, लेकिन इनके पास है 46, तो हम बोले अगर 46 में 37.8 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया तो 2, ये कितना बचा 5 में से 7 गया तो 7 5 12 यानी 5, और ये कितना हो गया 3, यानी ये सही है 5.2। एवरेज कितना 5.2 सही है। 10 में से 8 गया तो 2, 46 था और 37.8 हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 15 में 7 गया तो 8 2, ये हो गया कितना 15 में से 7 गया तो 8, यानी 8.2, यानी कितना 8.2 एक आदमी देगा तो तीनों आदमी मिलकर कितना देगा, तो 3 से गुना आ जाएगा, 3 दूना 6, 8 या 24, यानी 24.6 और मिलेगा,
24.6 और मिलेगा, 24.6 और मिलेगा, 24.6 और मिलेगा। अगर 24.6 और मिलेगा तो ये हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 यानी 39.6, 39.6 इन तीनों, ये तीनों मिलकर 39.6 टोटल देंगे, 39.6 टोटल देंगे। किसको? उस बच्चा को और निशा को। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चा ऑलरेडी 3 साल का है, बच्चा ऑलरेडी 3 साल का है, यानी 3 साल का बच्चा अगर ऑलरेडी है तो बच्चा को चाहिए कितना? 34.8 चाहिए। बच्चा को कितना चाहिए? ये चाहिए बच्चा को 34.8 बच्चा को चाहिए। अगर 34.8 खाली बच्चा को चाहिए तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और यहाँ बचा 8 में से 4 गया तो कितना? 4, यानी 4.8, यानी 4.8 जो बचा हुआ है, 4.8 जो बचा हुआ है वो किसको देना पड़ेगा? निशा को देना पड़ेगा। निशा को देना पड़ेगा 4.8 ताकि वो कितना का हो जाए? 37.8 का हो जाए। तो हम बोले 37.8 में से 4.8 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये 3, यानी 5 साल बाद निशा का एज कितना होगा? 33 होगा। तो विवाह के समय निशा की आयु ज्ञात कीजिए। तो विवाह तो 5 साल पहले हुई थी, तो 5 और घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 28 साल। कितना साल? 28 साल। 28 साल। 28 साल कहने का मतलब है खा नंबर उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कितना लेंथी क्वेश्चन है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या? 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 4500 रुपए की क्रय मूल्य वाली एक बोतल पर क्रय मूल्य x% अधिक अंकित किया जाता है। 4500 रुपए की क्रय मूल्य वाली एक बोतल पर क्रय मूल्य x% अधिक अंकित किया जाता है और क्रमशः 140 रुपए और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद 720 रुपए के लाभ पर 720 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है। 720 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है। एक जींस का क्रय मूल्य बोतल के क्रय मूल्य से 20% कम है। एक जींस का क्रय मूल्य बोतल के क्रय मूल्य से 20% कम है। आज का क्वेश्चन सच में अच्छा है। एक जींस का क्रय मूल्य बोतल के क्रय मूल्य से 20% कम है यदि जींस का विक्रय मूल्य 4680 रुपए है और इसे x - k% लाभ पर बेचा जाता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन देख के लग रहा है कि अच्छा खासा बड़ा होने वाला है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 4500 रुपए की क्रय मूल्य वाली एक बोतल पर क्रय मूल्य x% अधिक अंकित किया जाता है। x% अधिक अंकित किया जाता है, यानी 4500 और x% का मतलब हो गया 100 प्लस x बटा कितना? 100, यानी इतना रुपए अधिक अंकित किया जाता है। 140 रुपए का छूट दे दिया। 140 रुपए का फिर इस पे छूट दे देता है। 140 रुपए का क्या दे दिया? छूट दे दिया। 140 रुपए का क्या दे दिया? छूट दे दिया। और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद और 10% की और 140 रुपए और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद, यानी 140 रुपए का एक बार छूट और 10% का और छूट, यानी 10% छूट दे देगा तो बेचेगा कितना में? 90% में, यानी 90% में बेचेगा। 90% में बेचेगा कि 2 क्रमिक छूट के बाद 720 रुपए के लाभ पर बेचा। 720 रुपए के क्या पे बेचा? लाभ पे, यानी 720 रुपए का लाभ हुआ, यानी उसका क्रय मूल्य था अगर 4500 तो 720 रुपए का लाभ पर बेचा, यानी ये उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। जैसा कि यहाँ पे ये मार्क प्राइस था और सर ये सीपी था, बढ़ाकर रखा, बढ़ाकर रखने के बाद 2 डिस्काउंट दिया तो ये भी इसका सेलिंग प्राइस है, ये भी इसका सेलिंग प्राइस है और ये भी इसका क्या है? सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि 4500 पे उसको 720 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो हम बोले कि क्या होगा? 1020 तो ये हो गया 45 और ये हो गया 100 प्लस कितना? x, 100 प्लस x और माइनस हो जाएगा 140 और 90% का मतलब हो गया 9/10। तो 9/10 को इधर ही भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 0 2 7 5 12 का 2 कैरी 1 4 और 1 5 5200 और 9 चला जाएगा नीचे और 10 चला जाएगा कितना? ऊपर। तो 9 एकम 9 9 पचे 45 5 2 7 9 8 72 यानी 5800। कितना? 5800। तो यहाँ पे 45 का 100 प्लस x माइनस 140 था, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 5940, यानी 5940। इस 45 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 से 9 छक 54 5, 9 छक 54 10, 9 छक 54 5 चला गया तो 9 छक 54 10। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 5 दिया 15, 1 5 दूना 10, 132, यानी 100 प्लस x का मान 132 है। 100 प्लस x तो x बराबर कितना हो जाएगा? 32। x बराबर 32, x% अधिक अंकित किया, यानी x का मान हो गया 32%। x का मान कितना हो गया? 32%। अगर x का मान 32% है, अब यहाँ देखते हैं एक जींस का
क्रय मूल्य बोतल के क्रय मूल्य से 20% कम है, एक जींस का क्रय मूल्य बोतल के क्रय मूल्य से 20% कम है, तो जींस का सीपी निकालें। जींस का सीपी हो जाएगा 4500 का 20% कम है, 20/25 4/5, 4/5, 5 एकम 5, 5 9 45, 9 चौके 36 यानी 3600, कितना 3600। जींस का सीपी है 3600, लेकिन जींस का एसपी जो है, जींस का एसपी है, जींस का एसपी है कितना 4680। अब बोलिए जींस का सीपी 3600 है, जींस का एसपी 4680 है, अगर बोले कितना % का फायदा हो रहा है तो चलिए कुछ काट देते हैं, तो ये हो गया 3600, एक सेकंड, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट चला गया, 6 4 10 18 9 से कट रहा है, 9 चौके 36, अच्छा यहाँ रहने देते, चलिए यहाँ रहने देते हैं वरना बाद में दिक्कत होगा। 3600 था, 3600, ये 4680 4680 सॉरी 4680 था, तो हम बोले 3600 है या 4680 है, तो हम बोले प्रॉफिट कितना पे बेच रहा है, तो बोलोगे 0801, यानी 1080 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 3600 पे, अगुना 100, 1020 1010 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120, 4 एकम 4, 4 तिया कितना 12, यानी 30%, यानी 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, x माइनस के 25 का लाभ हो रहा है, यानी x माइनस के, यानी यहाँ पे x माइनस के बराबर कितना % है 30%, x माइनस के बराबर 30%, और x बराबर 32% है, 32% है, तो 32 माइनस 30% बराबर क्या हो जाएगा k, तो यानी k बराबर कितना हो जाएगा, तो 2%, के बराबर कितना हो जाएगा 2%। कहने का मतलब है खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन था, देख सकते हैं। तो चलते आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। एक दुकानदार का दावा है कि वह 2700 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेच रहा है, जिसका मूल्य उसे 330 रुपए किलोग्राम मिलता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपए किलोग्राम की दर से चीनी बेच रहा है, जिसका मूल्य उसे 30 रुपए पड़ा है। तो हम बोले यहाँ पे एसपी लिख रहे हैं और यहाँ सीपी लिख रहे हैं, तो उसको पड़ा 30 रुपया, लेकिन बेच कितना रहा है 27 पे। अब क्या हुआ कि 1000 की जगह में 750 ग्राम बेच रहा है, तो यानी 750 का दाम पड़ा, लेकिन वो बेच कितना रहा है 1000, कितना 1000, तो ये एसपी हो गया। तो 1010, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 9 27, 2 दूना 4, 2 15 30, यानी 18/15। तो पूछा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप देख सकते हो 15 का सामान को कितना में बेच रहा है 3% का, 3 का प्रॉफिट पे, तो 3/15, 3/15 यानी 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1/5, 1/5 का मतलब कितना %, 20%, यानी 20% का लाभ, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये इजी क्वेश्चन था, तो मैं पहले से कह रहा हूं कि अगर टफ क्वेश्चन दिया जाए तो स्किप करके पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगला भी है अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ए और बी 50,000 रुपए और 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। जब व्यवसाय शुरू होता है तो ए की आयु 20 और बी की आयु 18 वर्ष है। ए कार्यकारी भागीदार है और कुल लाभ का 20% हिस्सा अपने वेतन के रूप में लेता है, और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार विभाजित किया जाता है। बी 20 वर्ष का होने पर व्यवसाय छोड़ देता है। बी जो है 20 वर्ष का होने पर व्यवसाय छोड़ देता है, और जब ए 24 वर्ष का होता है तो उसे बी की तुलना में 7700 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है, चलिए देख लेते क्या है। तो हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली पार्टनरशिप पे है, और मैं बता चुका हूं कि पार्टनरशिप में जितना इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा, और जितना समय के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। यानी प्रॉफिट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट का भी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का भी। यानी जितना समय के लिए करोगे उतना प्रॉफिट, जितना ज्यादा करोगे उतना प्रॉफिट। ठीक है, तो रेशियो पे काम किया जाता है बेसिकली। तो हम लोग रेशियो पे काम करें। 50,000 रुपए और 20,000 रुपए, 50,000 रुपए और 20,000 रुपए का रेशियो हो जाएगा 5:2, 5:2, यानी ये ए के लिए है और ये बी के लिए, ए और बी के लिए।
अब क्या होता है, जब व्यवसाय शुरू होता है तो ए की आयु 20 वर्ष और बी की आयु 18 वर्ष थी। एक कार्यकारी भागीदार है और कुल लाभ का 20% क्या करता है, हिस्सा अपने वेतन के रूप में लेता है और शेष लाभ को उसकी पूंजी के अनुसार विभाजित किया जाता है। बी 20 वर्ष का होने पर व्यवसाय छोड़ देता है। बी जो है 20 वर्ष का होने पर व्यवसाय शुरू कर देता है। काम शुरू किया था 18 वर्ष पे, 20 साल पे छोड़ दिया, यानी 2 साल के लिए करता है, 2 साल के लिए करता है, ठीक है, 2 साल के लिए होने पर लेता है और 20 वर्ष का होने पर व्यवसाय छोड़ देता है। और जब ए 24 वर्ष का होता है तो उसे बी की तुलना में 24 वर्ष का होता है, 20 साल पे शुरू किया था, 24 साल का बोल रहा है, तो टाइम कितना हो गया, 4 साल, यानी ये हो गया रेशियो हो गया 4 से 4 कर गया, यानी 5:1, यानी लाभ जो है 5:1 पे बटेगा, 5:1 पे बटेगा। अब क्या होता है कि ए जो है वो कार्यकारी भागीदार है। अब कार्यकारी भागीदार है यानी वो सारा काम कर रहा है, तो उसको पूरा प्रॉफिट का 20% मिलेगा, पूरा प्रॉफिट का 20% पहले निकल जाएगा उसके लिए, बाकी जो बचा वो डिवाइड होगा ए और बी में। तो ए को अगर 20% निकालना है वहां से, तो 20% का मतलब होता है 20/25 यानी 1 कितना 5, 1/5। मेरा कहने का मतलब है अगर टोटल प्रॉफिट 5 का है तो एक ए पहले ले लेगा, टोटल प्रॉफिट अगर 5 का है तो ए पहले एक कितना ले लेगा, 1 ले लेगा। अगर मैं बोलूं यहाँ 6 का मल्टीपल है तो इसको 6 से गुना करके अगर मैं इसको लिख दूं 6/30, 6/30, कहने का मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट 30 का है तो एक पहले कितना ले लेगा, 6 ले लेगा। अगर ए पूरा प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 30 का है, टोटल प्रॉफिट कितना का है 30 का है, उसमें से 6 ए ले लिया, 6 ले लिया और ये टोटल प्रॉफिट था, टोटल क्या था, प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट था। तो हम बोले टोटल प्रॉफिट में ए 6 ले लिया तो बचा कितना 24, कितना बचा 24। ये जो 24 है इन दोनों में बचेगा, यानी 24, 6 का मान 24 है तो 1 का मान 6 चौके 24, 4 हो जाएगा, यानी 5 चौके ये 20 हो जाएगा और ये 4 एकम क्या हो जाएगा 4, यानी 20 और 4 का रेशियो, 20 और 4 का रेशियो। लेकिन ए का कार्यकारी भागीदार होने की वजह से जो 6 मिला है वो तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा कितना 4, 26 और कितना हो जाएगा 4। अगर 26 और 4 है तो हम बोले ये हो गया 13 और ये कितना हो गया 2, 13 और 2, यानी ए को टोटल प्रॉफिट 13 का है और ए को टोटल मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट में ए को 13 मिलेगा और टोटल इंटरेस्ट में बी को कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा। तो हमारे हिसाब से गैप कितना का है 11, और इस 11 का मान वहां दिया हुआ है कितना ज्यादा मिलता है 77,000, यानी 77,000। एक का मान हो जाएगा 7,000, एक का मान हो जाएगा कितना 7,000। अगर एक का मान 7,000 है तो पूछा लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। अगर एक का मान 7,000 है तो टोटल लाभ तो यही है, प्रॉफिट तो यही था, टोटल प्रॉफिट तो यही था, 13 तो 15। अगर एक का मान 7,000 है तो 15 से गुना कर देंगे तो 15 सत्ते 105 और 1 2 3 0 हो जाएगा, यानी टोटल था 1,05,000, कितना 1,05,000, 1,05,000 आंसर है खा नंबर। तो खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देख सकते हैं ये पार्टनरशिप पे भी कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक संख्या और 20 का मध्य अनुपाती 50 है, वह संख्या क्या होगा। तो मध्य अनुपाती के बारे में बता चुका था कि ये मध्य अनुपात 50 है तो ये हो जाएगा 50 गुना 50 बटा कितना 20, 1 0 1 0 25 बार में कट गया तो 25 25 कितना हो जाएगा 125, यानी वो संख्या क्या होगा 125, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। जहाजों से लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। यानी आपके पास एक लाइट हाउस है कुछ इस तरह से, एक यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री का, यहाँ दिया हुआ है कितना डिग्री का 45 डिग्री का, ये इसका टोटल दिया हुआ है 100 मीटर, ये कितना है 100 मीटर। तो हम बोले अगर 45 डिग्री है तो हम बोले कि tan 45 बराबर होता है 1/1, यानी अगर ये 1 है तो ये भी कितना है 1 है, रेशियो 1 का। लेकिन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/√3, यानी ये अगर 1 है, ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। तो हम बोले टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे √103 + 1 और √103 + 1 और 1 का मान कितना दिया भाई, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 का मान 100 है, यानी 100 से गुना हो जाएगा। √3 का मतलब होता है 1.73 + 1 और यहाँ पे इंटू हो जाएगा कितना 100 से, यानी 2.73 इंटू कितना 100, यानी 273 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16।
यदि ए का 2/3, बी का 75%, सी का 0.6 है तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? तो ये तो रेशियो पे है, चलिए देख लेते हैं। ए का 2/3 इक्वल होगा बी का 75%, 75% मतलब होता है 25 या 75, 25 चौके 100, और सी का 0.6 मतलब 6 बटा कितना? 10, 6/10। अब 6/10 हो गया तो हम बोले कि अगर इस 2, 3 और 6 को 2, 3, 6 को डिवाइड हटाना है, 2, 3 और 6 को क्या करना है? हटाना है। तो इस 2, 3, 6 को हटाना है तो हम बोले 6 से डिवाइड कर देते सबको क्या कर देते हैं? 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अगर 6 से सबको डिवाइड कर दे तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 यानी ए बट्टा कितना? 9। 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 यानी बी बट्टा कितना? 8। और 6 से 6 कट गया तो सी बट्टा कितना? 10, सी बटा 10। और मैं पढ़ा चुका हूं कि यही a बट्टा 9 है, इक्वल है b बटा 8 का और इक्वल है c बटा 10 का। तो ये a बट्टा 9 ही अगर पूछा जाए a, b और c का रेशियो बताओ तो ये खुद ही उसका रेशियो हो जाता है, यानी 9:8:10। 9:8:10 इसका आंसर हो जाएगा, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की चाल कितनी करनी पड़ेगी? तो हम बोले कि पहले टाइम 6 घंटा लेता था, अब उसको 5 घंटा में करना है, 5 घंटा में करना है। तो टाइम का रेशियो हो गया 6:5 का, तो स्पीड का रेशियो 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हम बोले कि 5 का मान अगर 80 है तो 16×5 80 होता है, 16 गुना है तो ये भी 16 गुना हो जाएगा। तो 16×6 कितना होता है? 96, यानी 96 किलोमीटर पर आवर। 96 किलोमीटर पर आवर यानी का नंबर इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 3 व्यक्ति पी क्यू आर अपनी गायों को चराने के लिए जमीन का एक भाग किराए पर लेते हैं। पी 4 महीने के लिए 15 गायों को चराता है और क्यू 3 महीने के लिए 21 गायों को चराता है और आर 5 महीनों के लिए 24 गायों को चराता है। यदि एक वर्ष के लिए भूमि का किराया 3240 रुपए है तो पी किराए के रूप में कितना पैसा देगा? पी किराए के रूप में कितना पैसा देगा? तो चलिए देख लेते हैं, पी किराए के रूप में कितना पैसा देगा। चलिए, तो ये भी बेसिकली क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप पे ही है, तो हम लिख देंगे पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। तो पी जो है 4 महीनों के लिए 15 गाय, तो 4 महीनों के लिए 15 गाय ये। क्यू जो है 3 महीने के लिए 21 गाय और आर जो है 5 महीने के लिए 24 गाय, 5 महीने के लिए 24 गाय। तो हम बोले कि 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, तो 5 चौके 20 हो गया, 7 × 3 = 21 हो गया और 8 × 5 कितना हो गया? 40। तो हमारे हिसाब से पी क्यू आर इस अनुपात में पैसा लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 40, 60, 80, 81। 81 का मान दिया हुआ है 3240। एक का मान कितना हो जाएगा? 4 बार में चला जाएगा यानी 40। एक का मान कितना? 40। तो पूछा है किराए के रूप में कौन? पी किराए के रूप में कितना देगा? तो पी कितना दे रहा था? 20 दे रहा था, तो 20 को 40 से गुना करेंगे, 20 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800, यानी गा नंबर इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये इसका मान क्या होगा? तो ये देखिए 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 कहने का मतलब होता है 1 और 9 का पावर भी 0 का मतलब होता है 1। और नीचे जो भी आए, सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 बटा कुछ भी रहे तो ये हमेशा वैल्यू क्या देता है? 0 देता है, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 17 वस्तुओं को 3910 रुपया में खरीदा गया और 4590 रुपया में बेचा गया तो प्रति वस्तु अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहां देखिए, अगर 17 वस्तुओं को इतना रुपए में खरीदा गया तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, एक वस्तु का दाम कितना हो गया? 230। और इतना में 17 को बेचा गया तो 17 पे इतना को बेचा गया तो ये कितना हो जाएगा? तो 17 दूना 34, 34 बचा कितना? 11, 17 7 119 यानी 270। यानी एक वस्तु का सीपी 230 है और एक वस्तु का क्या बोलते हैं, सॉरी, एसपी कितना है? 270। तो पूछा है अनुमानित लाभ कितना होगा? तो हम बोले वो 23 है, वो 270 है, तो रेशियो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 23 बटा कितना? 70। तो प्रॉफिट कितना का है? 4 का, कितना में? 23 में, और 2 जीरो चिपका देंगे, तो 23 दूना 46 यानी एक बार में जाएगा, तो एक बार में 23 एकम 23, 7 30, 17,
17 यानी 170, 28 5 बार में, 5 दूना 10, 6 6 दूना 12, 7 7 दूना 14, 8 दूना 16, 8 नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा, यानी 17 पॉइंट समथिंग होगा, 17 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 17 पॉइंट समथिंग एक ही में आंसर है घा में, तो घा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। और आज आपने देखा कि आज का क्वेश्चन कितना टफ था, यानी कभी कभी शिफ्ट में काफी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस ये देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपसे पहले बन रहे वो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बाद में अदर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता चला कि आप एक भी क्वेश्चन अच्छे से बना नहीं पाए। तो मिलते हैं अगले सेशन पे, इसी तरह हमारे यूट्यूब पे बने रहिए। थैंक यू।